ऋषद को ये लगने लगता है कि उसके अंदर एक सुपर पावर आ गई है, लेकिन जब वो अपने पिता को ठीक नहीं कर पाता तो उसे एहसास होने लगता है कि शायद ये उसका वहम था। ऋषद की बॉडी में अब जो भी चेंजेस थे वो ऋषद के नॉर्मल होते ही शांत होने लगे। ऋषद भी रिलैक्स होने के लिए जैसे ही एग्जिट गेट के बाहर निकलता है, अचानक उसे लगता है कि उसकी कलाई को जोर से कोई खींच रहा है। और जैसे ऋषद ने पलट कर देखा, वो चौंकते हुए बोला, पापा। उसके मुंह से इससे ज्यादा कुछ नहीं निकल पाया। पिछले कई महीनों से कोमा में रह रहे मोहनलाल शर्मा को आज 6 महीने बाद होश आ गया था। जहां डॉक्टर ने उनके कोमा से बाहर निकलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, आज उन बातों को झूठा साबित करते हुए मोहनलाल शर्मा होश में आ गए थे। खुशी से ऋषद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को संभालते हुए कहता है, पापा आप होश में आ गए। ऋषद मोहन शर्मा अभी भी स्ट्रेचर पर लेटे हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए कहते हैं। आसपास मौजूद कई लोग ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। अब वो भी हैरान थे। जो लोग कई दिनों से हॉस्पिटल में थे उन्हें मालूम था कि मोहन शर्मा के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो आज ठीक हो आंखें खोलकर अपने बेटे का नाम ले रहे थे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरे हॉस्पिटल में शोर मच गया। कमाल हो गया, मोहन जी को तो होश आ गया। अरे हाँ, उन्हें तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। खैर, जो भी भगवान ने उस बच्चे की सुन ली, बेचारा महीनों से चक्कर काट रहा था। तभी किसी ने कहा, अरे भगवान नहीं, ये तो जादू है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि इसके बेटे ने इसकी कलाई पकड़ी और इसे होश आ गया। जरूर इसके बेटे के अंदर कोई जादुई ताकत है, जिसका इस्तेमाल करके उसने अपने पिता को ठीक कर दिया। धीरे धीरे मोहनलाल के स्ट्रेचर के पास लोगों का हुजूम लग गया और मोहनलाल के जादुई तरीके से सही होने वाली बात उड़ते उड़ते डॉक्टर निहाल तक भी पहुंची। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ऐसी दवाई दी थी जिससे वो कभी ठीक ही नहीं हो सकते हैं। वो मन ही मन बड़बड़ाए। डॉक्टर निहाल के माथे पर बल पड़ गया था, क्योंकि उसे अपने उस अनजान बॉस को जवाब जो देना था। निहाल को इस बात की भी चिंता सताने लगी थी कि अब तोहफे में मिलने वाला इनाम का क्या होगा। वो अभी अपने माथे पर हाथ रखकर सोच ही रहा था कि वहां पर मैडम सुनैना भी आ पहुंची थी। उनके कानों में भी मोहनलाल के जादुई तरीके से सही होने की बात पहुंच चुकी थी। उसने डॉक्टर निहाल से कहा, मुझे उस पेशेंट से मिलना है। अभी ये सुनते निहाल सुनैना मैडम को मोहनलाल के स्ट्रेचर के पास लेकर जाता है। लोगों ने अभी भी मोहनलाल को घर रखा था, जिसे देख सुनैना के इस मांजरे के बारे में पूछा। क्या सच में कोमा में थे? हाँ मैडम, आज से नहीं, पूरे 6 महीनों से। रोज सुई दवाई पड़ रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वहां मौजूद एक वार्ड बॉय ने जवाब दिया और आगे बताते हुए कहता है, इनकी तो ठीक होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। हम तो आज इन्हें बाहर करने वाले थे, क्योंकि इनका बेटा पैसे नहीं भर पा रहा था, लेकिन आज इनके बेटे ने इन्हें ठीक कर दिया। सुनैना के अंदर और क्यूरियोसिटी जाग गई थी। वो हैरान होते हुए बोली, अच्छा, इनमें से इनका बेटा कौन है? वार्ड बॉय ने ऋषद की तरफ इशारा करके कहा, वही मैडम जिसकी शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए। इन्होंने ही तो आपके बेटे के लिए भी कहा था कि सर्जरी करानी होगी, पर आप तो। वार्ड बॉय ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन जैसे ही सुनैना ने ऋषद को देखा, वो हैरान हो गई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इसे धक्का मारकर बाहर निकाला था, लेकिन अगले ही पल ये लोगों का हीरो बन बैठा। सुनैना अंदर से शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि आखिर किस तरह से वो ऋषद से नजरें मिलाएगी, किस तरह से अपने ईगो को परे रखकर ऋषद से बात करेगी। लेकिन जब उसे अपने बच्चे ध्रुव का ख्याल आया, तो उसने इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए ऋषद से बात करना ज्यादा बेहतर समझा। सुनो, आई एम सॉरी, मुझे अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उस वक्त मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र थी, इसलिए मैंने अनाप शनाप बोल दिया था। सुनैना की बातें सुनकर ऋषद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने जवाब देते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को, लेकिन अभी वक्त है मैम, आपको बिना वक्त गवाए अपने बेटे की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। सुनैना ने तुरंत डॉक्टर निहाल को ढूंढना शुरू कर दिया और डॉक्टर को जल्द से जल्द सर्जरी कराने की तैयारी शुरू करने के लिए कह दिया। डॉक्टर निहाल समझ गए थे कि सुनैना ने जरूर ऋषद से बात की होगी। उसने ही सुनैना को फुसलाया होगा, अरे मैडम, आप कहाँ इसके चक्कर में पड़ रही हैं? ये ढोंगी है और कुछ नहीं। ये इंसान एक नंबर का फ्रॉड है। इसके पिता यहाँ पर कई महीनों से एडमिट होकर अपना इलाज करवा रहे थे, और जब इलाज का बिल इनकी औकात से बाहर हो गया तो उस लड़के ने नाटक करना शुरू कर दिया। आप मुझ पर भरोसा करें, आपके बेटे का मैं अच्छे से ट्रीटमेंट करूंगा। डॉक्टर निहाल की बातों से सुनैना पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो पा रही थी। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि उसे ऋषद की बात मान लेनी चाहिए। उसने ऋषद की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी बेटी की सर्जरी कर सकते हो? सुनैना को रोकते हुए डॉक्टर निहाल ने कहा, मैडम, ये लड़का एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन साइट पर नौकरी करता है। इसको मेडिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता। इससे थोड़ी बहुत जानकारी इंटरनेट से ले ली होगी और अपने आप को डॉक्टर समझने लगा होगा। हाँ, मेरी माने तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं। डॉक्टर निहाल की बातें काटते हुए ऋषद ने सुनैना से कहा, जी बिल्कुल, मैं आपके बेटे को सही कर सकता हूँ। हंगामे के बीच सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर कुमार भी आ जाते हैं। सुनैना को देखकर वो भी सरप्राइज हो जाते हैं
और उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, सुनैना मैडम आप यहाँ। सुनैना डायरेक्टर कुमार को अभी तक जो भी हुआ वो सारी बातें विस्तार पूर्वक बताती है। वो डायरेक्टर कुमार को ये भी बताती है कि ऋषित उनके बेटे को ठीक कर देगा। डायरेक्टर कुमार ऋषित को शक की निगाहों से देखते हुए कहते हैं, तो मुझे किसी एंगल से भी डॉक्टर नहीं लगते हो? जी हाँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उनके बेटे का इलाज कर सकता हूँ। ऋषित ने भी बड़े कॉन्फिडेंटली डायरेक्टर कुमार की बातों का जवाब दिया। डायरेक्टर कुमार और ऋषित के बीच में हुई बातों को डॉक्टर निहाल भी सुन रहे थे और बीच में बोलते हुए कहते हैं, सर ये एक सिरफिरा इंसान है, ये झूठ बोलकर सबको बेवकूफ बना रहा है। डॉक्टर निहाल अभी अपनी बात को पूरा करने वाले थे कि उनकी बातों को बीच में काटते हुए ऋषित ने बोला, अगर मैंने इनके बेटे को सही कर दिया तो मैं इस हॉस्पिटल में काम करना छोड़ दूंगा और इसके अलावा अपनी मेडिकल डिग्री भी सामने फाड़ के फेंक दूंगा। डॉक्टर निहाल ने तैश में आकर जवाब दिया। डायरेक्टर कुमार ने सुनैना मैडम की ओर देखते हुए कहा, सुनैना मैडम अगर आपको इस लड़के की काबिलियत पर यकीन है तो हम इस लड़के को आपके बेटे का इलाज करने के लिए नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि सुनैना को ऋषित पर पूरा यकीन है। हामी भरते हुए सुनैना ने कहा, मुझे इस लड़के पर पूरा यकीन है। सभी लोग उस वार्ड में चले जाते हैं जहां पर सुनैना का बेटा ध्रुव एडमिट होता है। ध्रुव की हालत गंभीर हो रही थी, उसकी पल्स काफी गिर गई और वो बेहोश हो गया था। ध्रुव को देखते ऋषित ने उसकी कलाई को पकड़ा और फिर उसी तरह बुदबुदाया जिस तरह उसने अपने पिता को ठीक करने के लिए बुदबुदाया था। ऋषित की आंखें लाल हो रही थीं और माथे पर पसीना आने लगा था, लेकिन इस बार ऋषित को ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे थे। सबसे पहले ध्रुव की उंगलियां हिलने लगी थी, फिर उसके बाद ध्रुव की आंखों की पुतलियां हरकत करने लगी थी। कुछ देर बाद ध्रुव को होश आने लगा था। जिसने भी यह चीज देखी उसे पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि जो बच्चा अपनी आखिरी सांस गिन रहा है उसे अब होश आ गया है। खुशी के मारे सुनैना की आंखों से आंसू आ गए थे और उसने बेझिझक होकर ऋषित को गले लगा लिया था। जो भी वहां मौजूद था उसने ऐसे बिहेव किया कि जैसे किसी ने कुछ नहीं देखा। सुनैना एक बेहद खूबसूरत और रसूखदार महिला थी। ना जाने कितने लोग उसका साथ पाने के लिए तरसते थे, लेकिन जिस तरह से उसने ऋषित को गले लगाया ये बात जरूर पूरे लखनऊ शहर में फैलने वाली थी। थैंक यू सो मच ऋषित, आप नहीं जानते कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मेरे सुख दुख का साथी मेरा बेटा ध्रुव ही है और उसे बचाकर आपने मुझे नई जिंदगी दे दी है। आप ऐसा क्या कर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? ऋषित ने भी नर्म तरीके से जवाब देते हुए कहा। सुनैना अपने पर्स को खोलती है, उसमें सिटी बैंक का चेक निकालती है और पूरे 15 लाख अमाउंट उसमें भरकर ऋषित को दे देती है। चेक के अलावा वो ऋषित को रॉयल होटल का एक VIP पास भी देती है। मुझे पता है कि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट आपके लिए। चेक और पास को ऋषित की तरफ बढ़ाते हुए सुनैना कहती है, अरे अरे ये आप क्या कर रही हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी रकम लेने की हैसियत नहीं है मेरी, आप प्लीज ये मत करिए। ऋषित अपने हाथों से मना करने का इशारा करते हुए कहता है। सुनैना डायरेक्टर कुमार की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए कहती है, अब आप ही इसे समझाएं। ये सब देखकर डायरेक्टर कुमार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो ऋषित के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम ये डिजर्व करते हो, इसे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन की तरह एक्सेप्ट करो। सुनैना और डायरेक्टर कुमार के कहने पर ऋषित 15 लाख के चेक और VIP पास को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पास में खड़े डॉक्टर निहाल ये सब देखकर जलन महसूस करने लगते हैं। एक तो सुनैना मैडम का ऋषित को गले लगाना, ऊपर से 15 लाख का चेक देना डॉक्टर निहाल के जलने के लिए काफी था। सबकी नजर डॉक्टर निहाल पर जाती है। डॉक्टर निहाल अपने सिर झुकाए खड़े होते हैं और अपने इस हार को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं आज से बल्कि अभी से अपनी मेडिकल डिग्री को छोड़ देता हूँ और इस हॉस्पिटल में भी ये मेरा आखिरी दिन है। डायरेक्टर कुमार डॉक्टर निहाल को समझाते हुए कहते हैं, तुमने अपनी हार मान ली, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऋषित अंदर ही अंदर काफी खुश था। उसे अपनी रूठी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ घंटों पहले उसे नहीं मालूम था कि वो अपने पिता के इलाज में आए 10 लाख के बिल को कैसे भर पाएगा। अब उसके पिता कोमा से बाहर निकल गए और उसे भी 15 लाख का चेक मिल गया है। उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी रकम कमा पाएगा, लेकिन आज सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उसके पास ये रकम आ गई। डायरेक्टर कुमार ऋषित के पास आते हैं और कहते हैं, तुमने ये सब कहां से सीखा? किस कॉलेज से मेडिकल की डिग्री ली है? ऋषित ने टाल मटोल करते हुए जवाब देते हुए कहा, ये ज्ञान मैंने 6 महीने पहले उत्तराखंड में रह रहे एक गुरु से सीखा था। सर मेरे पास मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है। सुनैना भी ये बातें सुन रही थी और बीच में बोलते हुए कहती है, मेरे ख्याल से कुमार से एक मेडिकल की डिग्री दिलाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में भी ये अपने ज्ञान से लोगों की जान बचा सके। ये कहकर सुनैना वहां से चली जाती है और इधर ऋषित अपने पिता मोहनलाल शर्मा के पास आ जाता है। वो देखता है उनकी हालत में काफी सुधार हो चुका था। डॉक्टर की एक टीम उनका पूरी तरह से चेकअप करती है और उन्हें मेडिकली फिट डिक्लेयर कर देती है। पूरी तरह से मेडिकली फिट होने पर और डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी करने के बाद ऋषित अपने पिता को अपने घर ले आता है। ऋषित के पिता रास्ते में बातचीत करते हुए कहते हैं,
हॉस्पिटल में मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है, वो भी एक ऐसी फैमिली में जो शहर की काफ़ी अमीर फैमिली में से एक है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो इंसान जो शादी से दूर भागता था उसने इतनी जल्दी शादी कर ली। ऋषित ने बड़े ध्यान से अपने पिता की शिकायतों को सुन रहा था और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शादी नहीं की, बल्कि ऋषित इतना ही बोल पाता है कि तभी वो देखता है कि उसके घर का दरवाजे का ताला खुला हुआ है। ऋषित हड़बड़ा के अंदर गया तो उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत वहां पहले से ही मौजूद है और उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था जो सोफे पर मालिक की तरह पसरा हुआ था। वो औरत ऋषित को देखकर ज्यादा हैरान नहीं होती है, इत्मीनान से बोलती है, ओह तो तुम आ गए, मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। ऋषित को समझ में नहीं आ रहा था कि औरत किस तरह से बात कर रही है। वो तो इस औरत से कभी मिला ही नहीं, लेकिन जब उसने औरत की तरफ ध्यान से देखा तो वो औरत उससे नहीं बल्कि पीछे खड़े उसके पिता मोहनलाल शर्मा से बात कर रही थी। तुम यहाँ, वो भी इस वक्त? मोहनलाल शर्मा ने हैरत भरे शब्दों में कहा। तुम्हें लग रहा था कि तुम मुझे मरता छोड़कर आओगे और मैं मर जाऊंगी। मीरा को मारना इतना आसान नहीं है। उस औरत की बातों से लग रहा था कि वो मोहन को पहले से जानती है। उसने आगे अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए कहा, तुम्हें अपना किया गया वादा याद है या नहीं? अगर वो वादा तुम्हें याद नहीं तो मैं वो तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। ये सुनते ऋषित की नजर अपने पिता की ओर गई। आखिर ऐसा क्या वादा पिता ने किया था जिसकी बात ये अजनबी औरत कर रही है? वो वादा मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन ये कोई वक्त नहीं है कि तुम इस तरह से किसी घर में आओ और अपने साथ किसी और को भी ले आओ। मोहनलाल ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखते हुए कहा। वो आदमी भी गुस्से से मोहनलाल की तरफ ऐसे देख रहा था कि जैसे वो अभी मोहनलाल को मारने के लिए टूट पड़ेगा। तुम्हारा घर इतना कहते ही वो औरत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी। उसने अपने पर्स से कुछ डॉक्यूमेंट निकाले और टेबल पर दे फेंका, जिसे देखते मोहनलाल शर्मा के साथ साथ ऋषित के भी होश उड़ गए थे। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, टेंशन मत लो, ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ तुम्हें दिखाने और याद दिलाने के लिए लाई थी। आखिर वो अधेड़ उम्र की औरत कौन थी? आखिर उस नोट्स में ऐसा क्या लिखा था जिसे देखकर ऋषित और मोहनलाल दोनों के होश उड़ गए थे? जो ऋषित हमेशा शादी से मना करता था, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसे शादी करनी पड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट FM पर।